अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पेराचा और मैं इस वक्त भारत के कैपिटल दिल्ली में मौजूद हूं। पुराने वक्तों के बादशाह और शहनशाह अपनी दौलत का सहारा लेकर आम आदमी की मोहब्बत का मजाक तो उड़ाते रहे, लेकिन मौजूदा दौर के सियासतदान और हुक्मरान आम आदमी के लिए कोशिशें करते रहे हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। पाकिस्तान में 1970s में कोशिश हुई कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर मुल्क में एक समाजी तब्दीली जरूर लाई गई। फिर हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया और यूथ को अपील की और यूथ का बहुत हिस्सा पाकिस्तान में अपने साथ मिला लिया। भारत में भी एक बहुत ही बड़ी कोशिश हुई है हालिया दिनों में। भारत के एक नौजवान अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के लिए उनकी बेहतरी का एजेंडा उठाया, बल्कि उन्होंने तो भारत में एक नई सियासी जमात जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी रख दिया। उसके जरिए उन्होंने इंतखाबात में, दिल्ली स्टेट की इंतखाबात में हिस्सा लिया और यहाँ दिल्ली में सूबाई असेंबली की सीटों में मेजॉरिटी हासिल करके दिल्ली हुकूमत के वो अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इनकी पार्टी का क्या एजेंडा है, इनकी पार्टी आम आदमी को क्या अपील कर रही है, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग इनको ज्यादा इनके साथ शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की क़यादत से हम आम आदमी की बेहतरी के इक़दामात के लिए बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेशनल लेवल के चीफ ऑर्गेनाइजर और उनके चीफ स्पोक्समैन योगेंद्र यादव साहब। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये फरमाइए कि ये सारा फलसफा क्या था, नजरिया क्या था? जमहूरियत बनती तो आम लोगों के नाम पे है, लेकिन देर सवेर थोड़ी देर बाद जमहूरियत में कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है, उन्हीं का जिनका पहले कब्जा हुआ करता था, चाहे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हों, चाहे बड़े बड़े सरमाएदार हों, इन लोगों का कब्जा हो जाता है। और वो जो आम आदमी है जिसके नाम पे जमहूरियत का पूरा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, वो कहीं दब जाता है। चुपचाप 5 साल में एक बार वोट डाल आता है। हिंदुस्तान में इतना जरूर है भारत में कि हमें 5 साल में एक बार वोट देने का मौका मिल जाता है और सरकार को निकाल बिकाल भी देते हैं हम बीच बीच में, लेकिन बीच में 5 साल वो आम आदमी खड़ा हुआ मुंह खोले देखता रहता है, मैं क्या करूं, ये बड़े बड़े नेता मेरे नाम पे जो करते हैं कर लेते हैं। सुनिए, भारत अपने लिए प्राइड फील करता है दुनिया भर में कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का बुनियादी मकसद ही आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो आप क्या जमहूरियत से मायूस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने बार बार कहा है, मुझे तो इस बात पे बहुत फख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का ढांचा जो है वो 50-60 साल में बचा के रखा गया है। लोग 5 साल के बाद ही सही ठोकर मार सकते हैं अपने हुक्मरानों को, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इस चीज को लेके आप जी नहीं सकते। जमहूरियत सिर्फ इतनी नहीं हो सकती कि 5 साल में एक बार आप कुछ कर लें। आखिर जमहूरियत है किसके लिए? आम लोगों की जिंदगी की बेहतरी। और ये जो आम आदमी पार्टी है उसने इस सवाल का परचम उठाया, ये कहना शुरू किया है कि डेमोक्रेसी किस लिए है भाई? आम आदमी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, रोजगार के लिए, और ये तो हमें नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ जमहूरियत का नाम लेके मैं फख्र महसूस करूं, उसकी बजाय जरूरी है कि अब मैं जमहूरियत को अगले कदम पे लेके जाऊं, जमहूरियत सचमुच में हासिल हो सके, मुझे वो चीज हकूक हासिल हो सके जो जमहूरियत में होने चाहिए। अब उसकी लड़ाई, तो मैं इसे जमहूरियत से डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहता, जमहूरियत का अगला कदम है। आप डिलीवरी की तरफ जाना चाह रहे हैं कि जमहूरियत तो है, आम आदमी की आवाज सुनी जाती है, आम आदमी को 5 साल बाद एक मौका मिलता है हुकूमत तब्दील करने का, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। तो आप भी तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आना चाह रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी बनाई आम आदमी की हालत बेहतर करने के लिए, तो उस प्रोसेस में मशीनरी तो वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, सिस्टम वही है, तो ये तब्दीली फिर कैसे आएगी? तब्दीली आनी शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दनादन जो सबसे बड़े करप्शन के केसेस थे उसके ऊपर काम शुरू हुआ
और आप आज जाइए, आज दिल्ली में जाइए, जहां पुलिस वाला हफ्ता मांगता था, हर छोटे काम के लिए लोगों को परेशान किया जाता था। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो रातों रात खत्म हो गया है, लेकिन दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भाई पिछले 1 महीने में इतना बड़ा फर्क आ गया है। ये बात सही है, ढांचा नहीं बदला है, वो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, और इन सबको बदलते बदलते बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जो एक पॉलिटिकल पावर का रोल होता है, हम हिंदुस्तान में कहते हैं, यहाँ की जो गंगा नदी है जहां से निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं, और हम कहते हैं करप्शन की गंगोत्री जो है ये तो पॉलिटिक्स से चलती है। सारा बड़ा बड़ा जो करप्शन है सियासत से शुरू होता है, और अगर उस सियासत को बदलें, आप हुक्मरानों को ऊपर से बदलना शुरू करें, ऐसे लोगों को लाएं जो ईमानदार हैं। हमारे साथी अरविंद केजरीवाल जिनका आप जिक्र कर रहे थे, कौन है? अगर यहाँ पे चला जाए सड़क पे आप पहचानेंगे भी नहीं। वो एक अफसर हुआ करता था, इनकम टैक्स अफसर था, उसे लगा ऐसी बेईमानी बदमाशी मेरे से देखी नहीं जा रही, वो बाहर आ गया, आंदोलन किया, और आज ऐसे लोग बाहर आके बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सिस्टम में आप बदलाव ला सकते हैं। इसकी मिसाल आज आप दिल्ली में देख सकते हैं। जो मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, कि निजाम बदले बगैर अगर सोच बदली जाए और क़यादत तब्दील कर दी जाए, लीडरशिप बदल दी जाए, तो फिर भी आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है। यानी हमें सिस्टम, निजाम, स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं है। अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बदलाव की शुरुआत आप लीडर को बदल के कर सकते हैं, सरकार को बदल के कर सकते हैं, और उसके बाद जो दूसरा कदम हमारा होगा, जिसे अभी दिल्ली में लोग समझे भी नहीं है, यहाँ भारत में भी सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हमारी पार्टी आई क्यों है। हमारी पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल को हम वहां बैठा देंगे जहां पहले दूसरे लोग बैठा करते थे। हमारी पार्टी इसलिए आई है कि हम जो तमाम किस्म की ताकत जो होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है, जो असेंबली के हाथ में होती है, जो नेशनल पार्लियामेंट के हाथ में होती है, वो पावर वहां से लेके हम लोगों के हाथ में सीधा देना चाहते हैं। हम बड़ी साधारण बात कहते हैं कि साहब मान लीजिए एक इलाके में 10 करोड़ रुपए खर्च करना है। अब इसका फैसला कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ किसी बंद दरवाजे के अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के क्यों ले? उस मोहल्ले में क्यों ना जाएं, उस गांव में क्यों ना जाएं, वहां जाके पूछें भाई 10 करोड़ रुपए आपके लिए इस साल के लिए तय हुआ है, इस 10 करोड़ रुपए को आप किस चीज पे खर्च करना चाहते हो? आप अपना स्कूल बेहतर बनवाना चाहते हो, आप अपनी सड़क कुछ करना चाहते हो, नाली साफ करवाना चाहते हो, आप तय करो। ये एजेंडा तो जो मैं समझता रहा हूं, ये एनजीओज का एजेंडा होता था कि लोगों पे चले जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं। तो वो आप समझते हैं कि हमारे साउथ एशिया जैसे मुमालिक में ये रूट सही है तब्दीली लाने का? मजे की बात यह है कि जमहूरियत में जो काम पार्टियों को करना चाहिए वो काम तो नहीं, खैर वो बात अब एनजीओ करने लगे हैं। असली जमहूरियत में काम क्या है नेताओं का? ये कहना कि भाई मैं लोगों की तरफ से चुन के आया हूं, और ये हक ये ब्यूरोक्रेट एसी कमरे के अंदर बैठ के क्यों फैसला कर रहे हैं? ये फैसला तो खुद लोग ले सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, जिसको हम स्वराज बोलते हैं, स्वराज का मायने क्या कि लोग खुद अपनी जिंदगी के फैसले ले सकें। अपने मोहल्ले में मुझे क्या 5 चीजें चाहिए, उनमें से कम 4 फैसले मैं खुद ले सकता हूँ। फ्लाईओवर बनेगा या नहीं ये फैसला मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो फैसले मैं खुद क्यों ना लूं? क्यों 500-500 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग इन चीजों के फैसले लें? आपका तो फिर भी थोड़ा सा छोटा मुल्क है उस लिहाज से। हिंदुस्तान में तो स्टेट कैपिटल जो है हजार किलोमीटर दूर होती है। अब 1000 किलोमीटर दूर बैठ के इसका फैसला क्यों हो कि मेरे गांव में कितने मास्टर होने चाहिए, मेरे गांव में सफाई का क्या सिस्टम होना चाहिए, मेरे यहाँ मेडिकल डिस्पेंसरी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इसका फैसला मैं खुद क्यों ना लूं? ये हमारा सवाल है। ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन जब आप इस तरह के सिस्टम को क्रैक करना चाह रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी मींस बाईपास हो रही है, आप डायरेक्ट लोगों की तरफ जा रहे हैं, तो भारत हो या पाकिस्तान हो, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग भी है और रिजिड भी है। तो किस तरह की अपोजिशन आप देख रहे हैं? तमाम तरह की ऑपोजिशन हो रही है। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो सब है, बस हमारे यहाँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बाकी सारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ पे भी है। सरमाएदारी की एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट है, बड़े बड़े मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट है, और तीनों का एक दूसरे से रिश्ता है। तो जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से तमाम तरह की बातें चल रही हैं। जनता साथ है, लेकिन मीडिया में कई बातें चल रही हैं। अब हमने एक चीफ मिनिस्टर ने धरना दे दिया,
तो लोगों ने कहना शुरू किया एनार्किस्ट लोग हैं, घबराने की बात है इसके अंदर। क्या था, चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ कहा कि भाई आज रात को मैं यहाँ धरना दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है और मैं इस धरने में रात को यहाँ सोऊंगा। तो दिल्ली की ठंडी में चीफ मिनिस्टर सड़क पे सो गया। अब ये किसी को, लोगों को इतना अजीब बात लग रही थी कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर रात को रजाई लेके सड़क के ऊपर सोया हुआ है। लोगों के गले नहीं उतरती ये बात। तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। हमने 6-8 महीने पहले इस देश की जो सुपर सरकार है, आपके यहाँ हमारी भी सुपर सरकार है, सरकार तो सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती ना, वो जो सरमाएदार होते हैं वो सुपर सरकार होते हैं। तो हमारे यहाँ अंबानी साहब हैं, हमने उन अंबानी साहब का नाम ले दिया। वो जो 2-4 गलत काम कर रहे थे वो नाम ले दिया, खुलासा कर दिया देश के सामने कि देखो इस देश में क्या हो रहा है। अब तब से मीडिया ने 6 महीना हमारे को कवर नहीं किया। ये सब चीजें भारत में भी होती हैं। तो तमाम ऑपोजिशन है, लेकिन आखिर जमहूरियत में अगर लोग आपके साथ हैं, ये जो जनता है, ये पब्लिक है, ये जानती है। पब्लिक ने कहा कि नहीं, इन लोगों को सता रहे हो आप, इन लोगों को तंग कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। और ये पब्लिक का सपोर्ट है जो हमें यहाँ तक लाया है। जब आप जनता की बात करते हैं, फिलहाल तो दिल्ली में आपने साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के नौजवान, दिल्ली की यूथ आपके साथ है। आपने कम वक्त में ज्यादा सीटें निकालनी। लेकिन ये फिनोमिनन अगर मैं ये कहूं कि मोस्टली अर्बनाइज्ड होता है कि आपका मैसेज पहुंच रहा है, पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़े लिखे लोगों से इंटरेक्शन है। बट इंडिया इज नॉट ओनली दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर और कोलकाता। इंडिया 1.23 बिलियन पॉपुलेशन है। आपकी क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, उन तक आपका मैसेज कैसे पहुंच रहा है? आपकी बात सही भी है, पूरी तरह से शायद नहीं सही है। बिल्कुल आप वाजिब फरमा रहे हैं कि दिल्ली में, बड़े शहरों में हमारा संदेश ज्यादा पहुंचा है। इसलिए नहीं कि हम शहरी पार्टी हैं, इसलिए नहीं कि हमारा एजेंडा शहरी है, लेकिन चूंकि मैसेज मीडिया के थ्रू जा रहा है, इसलिए जहां पे मीडिया की पहुंच नहीं है, जिस गांव के अंदर वहां कोई रहता नहीं है, जिस गांव के अंदर कोई टेलीविजन ही नहीं है, उस गांव में हमारी बात पहुंच नहीं रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिल्ली में जहां हमारा मैसेज पहुंचा, वहां हम सिर्फ बड़े लोगों, मिडिल क्लास, अंग्रेजी बोलने वालों तक नहीं गए। हम दिल्ली की झोंपड़ी पट्टी में गए, दिल्ली के गरीब के पास गए, दिल्ली के आखिरी इंसान तक हम पहुंचे। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, आम मर्दों की पार्टी नहीं है। आम आदमी, आम औरत और आखिरी इंसान की पार्टी है। तो वहां हम आखिरी इंसान तक गए। देश में आखिरी इंसान तक जाने में हमें वक्त लगेगा। ये मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना पेचीदा मुल्क है, काफी कोने कोने तक खबर पहुंचने में टाइम लगेगा, ये बात जरूर है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है और अभी हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हिंदुस्तान, अभी पिछले हफ्ते कुछ ओपिनियन पोल आए थे, अब वो क्या दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के 54% लोगों को, 54% लोगों को आम आदमी पार्टी का नाम पता है। अब इतने बड़े मुल्क में नाम पता लग जाए 54% को, मैं तो इसको समझता हूँ कि बहुत बड़ी फख्र की बात है। यकीनी बात है आपकी। लेकिन आप जैसा खुद फरमा रहे हैं कि बड़ा देश है, बड़े देश के हर कोने में पैगाम पहुंचाना मुश्किल है, शुरुआत है। तो रोड मैप क्या है आपका, किस तरह आप पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे? बहुत लंबी जद्दोजहद है। हमें सूबों से शुरुआत करनी होगी। एक एक करके सूबे हिंदुस्तान में अगर आप पकड़ेंगे तो फिर फाइनली आप दिल्ली की गद्दी तक पहुंचेंगे। लेकिन बीच में आ गया है हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो इंतखाबात होने वाले हैं अभी अप्रैल मई के महीने में। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमने सोचा है कि और कुछ नहीं, हम सिंपली लोगों के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि छोड़िए, ये हमारी आम आदमी पार्टी तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। मगर आप इस देश के सबसे करप्ट लोगों को हराना चाहते हो कि नहीं, सबसे बड़े गुंडों को हराना चाहते हो कि नहीं, और ये जो खानदान के खानदान राज किए जा रहे हैं, इनको हराना चाहते हो कि नहीं, आप इनको हराइए। हम आपका औजार बनने को तैयार हैं। ये आम आदमी पार्टी जब तक पब्लिक का औजार बनेगी तब तक आगे बढ़ेगी। अगर पब्लिक के ऊपर चढ़ जाएगी तो खत्म हो जाएगी। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े खानदानों को, खानदानों के खानदानों को हराना है। आपका मैनिफेस्टो है क्या? अगर मैं पाकिस्तान में आपका पैगाम पहुंचाऊं या एक एग्जांपल दूं, तो कौन से सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो मैं कह सकूं आपकी ज़बानी कि ये क्या करना चाहती है आम आदमी पार्टी भारत में? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, करप्शन जो कि इस देश की रग रग में समा गया है,
हर जगह, हर सरकारी दफ्तर में करप्शन, हर नेता का करप्शन, स्कूल और अस्पताल में करप्शन, हर जमीन के मामले में करप्शन, सरकारी नौकरियों की बिल्कुल बिक्री होती है हमारे यहाँ। इन सब चीजों को आम आदमी पार्टी साफ करेगी। सो पहला तो सरकार में करप्शन का खात्मा। दूसरा, मुल्क में सियासत में जो गुंडागर्दी, जो क्रिमिनल्स घुस आए हैं, जिस तरह के गलत लोग आ रहे हैं, उसको खत्म करना। तीसरा, जो पावर जनता के हाथ में सीधी होनी चाहिए, वो गांव में, मोहल्ले में जनता के हाथ में सीधी पावर हम देंगे कि अपने मोहल्ले का बजट आप बनाओ, सरकार पैसा आपके हाथ में देगी, आप कहिए आपने क्या करना है। ये बदलाव, हम जिस तरह से फैसले होते हैं उन फैसलों की तरीके को सबसे पहले बदलेंगे। सिर्फ फैसले तो बदलेंगे लेकिन उनके तरीके सबसे पहले हम बदलेंगे। उसके बाद तमाम सवाल जो कि एजुकेशन का है, जो स्कूलों की जो हालत है, जो अस्पताल की हालत है, हम एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों को सियासी सवाल बनाना चाहते हैं। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ये सवाल हम उठाएंगे। हमारे मुल्क में दारू और ड्रग का बहुत मामला बढ़ गया है, उस तरह के सवाल हम उठाएंगे। हिंदुस्तान की हर औरत से अगर आप पूछें कि वो क्या एक चीज चाहती है, क्या 5 चीज चाहती है, हर औरत शराब का जिक्र करेगी। जिस तरह से दारू और ड्रग्स हो रही हैं इसका जिक्र, लेकिन सब सियासी पार्टियां चुप बैठी हैं इस मामले में। कहीं ना कहीं हर एक को अपना % मिलता है इन चीजों के अंदर। तो उन चीजों पे हम हमला करेंगे। जिन जिन चीजों के बारे में लोग बोलते नहीं हैं वो वाले बोलेंगे। और महंगाई और रोजगार, आम इंसान को ये चीजें चाहिए। महंगाई से निजात चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। पिछले 20 साल से इस देश की तमाम पार्टियां उन सब चीजों से दूर हो गई हैं। तमाम पार्टियां ऐसे खेल खेलने लग गई हैं जिसका आम लोगों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। और हम लोगों के, आम लोगों की जिंदगी का जो दुख दर्द है उसको हम पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, उसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं, उसकी सरकार बनाना चाहते हैं। स्टेटस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। स्टेटस को तोड़ना अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो या लोकल लेवल पर हो, स्टेटस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप सब पार्टियों को रगड़ा लगा रहे हैं, सब पार्टियों के बारे में कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, वो बत्ताखोर हैं, वो कमीशन लेते हैं, यही आप फरमा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है जब आप सबको हिट करेंगे तो वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे? कोई ऐसा भी आपके ज़हन में आती है कोई बात कि सारी पार्टियां मिलके फिर आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाएंगी? हो जाएंगे नहीं हुजूर, हो गई हैं। अगर आप देखो, हमारे यहाँ का टीवी सुनो, आप लोगों की बातें सुनो, तो हमारे यहाँ 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो हैं, वैसे एक दूसरे की खून की प्यासी रहती है आमतौर पे। आजकल आप उनको टीवी पे सुनो, कांग्रेस वाला एक डायलॉग शुरू करता है, बीजेपी वाला उसको खत्म करता है। बीजेपी वाला कुछ कहता है, कांग्रेस वाला कहते हैं हाँ इनकी बात सुनो, बहुत ठीक बात कह रहे हैं। तो दोनों पार्टियों की तरफ से खुल के इस वक्त ये खेल है कि दोनों चाहती हैं कि 2014 का इलेक्शन बिना किसी बड़े सवाल के लेके हो जाए। एक पार्टी बीजेपी खुल्लम खुल्ला कम्युनल पार्टी है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में एक रिलीजन के लोगों का राज चाहती है। मतलब उसको बहुत चाशनी में लपेट के कहते हैं वो लोग, लेकिन खुल्लम खुल्ला कम्युनल पार्टी है। दूसरी कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, इस देश की माइनॉरिटीज को लटका के रखना चाहती है ताकि हमेशा डरे रहें। आम आदमी पार्टी कहती है कि ना हम कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करेंगे, ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। हम इस देश के हर इंसान को जो उसका हक है हिफाजत का और उसके जिंदगी के जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी पॉलिटिक्स करेंगे। एक तरफ कांग्रेस बात करती है, नाम डेमोक्रेसी का है। बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बहुत सॉफ्ट अथॉरिटेरियन है, बिल्कुल मतलब खुल्लम खुल्ला, उसमें कोई डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं है। और कांग्रेस डायनेस्टी की पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम कहते हैं ना अथॉरिटेरियनिज्म ना डायनेस्टी, हम आम लोगों की पॉलिटिक्स करेंगे। तो उससे कांग्रेस बीजेपी का ये जो गठजोड़ है छुपा हुआ, उससे अलग हटके हम आम आदमी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आपकी असेसमेंट, कल यहाँ मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी ने कोई पूरे मुल्क में 350 सीटों पर अपने बंदे खड़े करने की बात की है आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में। तो अभी जबकि आपका पूरा मैसेज नहीं पहुंचा पूरे भारत में,
दिल्ली में आपने सरकार बना ली, बाकी जगहों पे यकीनी तौर पे 54% आपने कहा कि लोगों ने नाम सुना है, तो फिर ये ज्यादा एम्बिशियस एजेंडा नहीं नजर आ रहा कि 350 नशिस्तों पे आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं? हमारी बतौर पार्टी कोई एम्बिशन नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं, ये पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है। हम तो खाली एक बर्तन है जिसके अंदर जनता कुछ चीज डाल रही है। बर्तन हमारा छोटा है, जनता जो दूध डाल रही है बहुत ज्यादा है। हमें तो किसी तरह से जो इस वक्त जनता में जो जोश है, पहली बार इस मुल्क में 50 साल बाद लोगों को लगा अरे मेरे जैसा आदमी इन बड़े लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सरमाएदार, ये जो सब ठेकेदार हैं पॉलिटिक्स के, इसके खिलाफ आम लोगों को लगता है मैं खड़े हो सकते हैं। अगर वो है तो आम आदमी पार्टी सिर्फ उसका औजार बन रही है। औजार में क्या एम्बिशन होती है? कुछ नहीं होती। कोई शायर अपनी शेर लिख रहा है, वो जो उस कलम को इस्तेमाल करता है, हम तो सिर्फ वो कलम है। बड़ा है तो वो शायर है, शेर लिखने का काम कलम का नहीं होता है। हम सिर्फ वो हैं, इसलिए हमारी कोई एम्बिशन नहीं है। हम सिर्फ जाके कह रहे हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो हम वो करने को तैयार हैं। इलेक्शन के बाद हमने सोचा था कोई 150 सीट लड़ लेंगे, इससे ज्यादा कि हमारी तो औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। लेकिन चारों तरफ मुल्क से फोन, अरे कैसे हो सकता है आप अपने इलाके में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं दोगे, ये कैसे हो सकता है, लोग हमसे पूछते हैं। हमने कहा ठीक है भाई देंगे वहां पे। तो जनता तय कर रही है, जनता 350 करेगी, 400 करेगी, 450 करेगी, या हमें 200 लायक छोड़ेगी, ये लोगों को तय करना है। ये वो पुरानी पार्टियों का मामला ही नहीं है जो एक पार्टी बंद कमरे में बैठ के सोचती है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ जनता हमें ठेल रही है, हम तो बस ठेले जा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, चीफ स्पोक्समैन भी हैं, लेकिन आप जब पिछले प्रोफेशन में थे तो कुछ आप इलेक्टोरल असेसमेंट दिया करते थे, और मैंने सुना कि वो खासी रेलेवेंट होती थी जब आउटकम ऑफ इलेक्शन आता था, इलेक्शन के नतायज आते थे। तो अभी भारत में जब से मैं आया हूं सवाए इलेक्शन के मैंने मीडिया पे कुछ नहीं सुना। तो आपको इस इलेक्शन का क्या आउटकम नजर आता है? जस्ट एन असेसमेंट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं इससे पहले इलेक्शन फोरकास्टिंग वगैरह किया करता था, और आज से 1-1.5 साल पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो बिल्कुल एकदम तौबा कर ली कि बस अब वो नहीं करना, उससे छुट्टी मिल गई, अब आप उसके अंदर वापस मुझे घसीट रहे हो। एक बात तो होता है, देखिए मोटी तस्वीर ये है कि कांग्रेस पार्टी जो इस मुल्क की हुक्मरान पार्टी है, उससे तो लोग आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बहुत गुस्सा है, बेहद गुस्सा इस देश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और यूपीए से है। और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए अपना तारीख में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है उस तरफ बढ़ रहा है। तो उनकी तो हालत बहुत खराब है, वो तो हारेंगे और बहुत बुरी तरह से हारेंगे। अब से 1 साल पहले तक लोगों को लगता था कि अच्छा अगर कांग्रेस को मारना है, निकालना है, तो अब ले दे के बीजेपी बची है, चलो उसको। और नरेंद्र मोदी वहां आ रहे थे, उसके बारे में उनकी कुछ इमेज बढ़ रही थी, और वो कुछ इमेज बढ़ाते भी बहुत तरीके से अपने हैं, वो PR करके इमेज बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीनों में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती है, छोटा सा सूबा है दिल्ली तो हिंदुस्तान का, लेकिन उससे जो एनर्जी पूरे देश में गई है, नरेंद्र मोदी की बात बंद हो गई है। पहले हर रोज पहले सफे पे नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, पिछले 2 महीनों में 3 या 4 बार पहले सफे पे आप आए हैं। एक नई बात खुली है, लोगों को लगा है कि अच्छा कांग्रेस को तो निकालना है, लेकिन उसके लिए सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है, अब हमें ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। अब वो ऑल्टरनेटिव कितना आगे तक जा पाएगा वो आज बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं। पिछले 8 हफ्तों में जितना तेजी से मैंने बदलते हुए देखा है यहाँ के हालात को, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना तेजी से बदलते हुए। तो वो जो सब्स्टिट्यूट के बजाय ऑल्टरनेटिव के रूप में लोगों को कुछ मिल रहा है, उसको कितना ऊपर तक ले जाएंगे उस पे तय होगा कि हिंदुस्तान में खाली सब्स्टिट्यूट आ जाएगा या कि उसका रास्ता रोकेगा। बस इतना जरूर है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की जीत उतनी तयशुदा नहीं लग रही जैसी कि आज से 8 हफ्ता पहले लग रही थी। कम से कम उसमें एक रोड़ा तो आ गया, और उस रोड़े का नाम है अरविंद केजरीवाल। इतना तो हो गया है। आप तेजी से सूरत हाल तब्दील होने की बात कर रहे हैं। भारत की पॉलिटिक्स खासी पेचीदा है। मरकज की 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन जो माजी की सूरत हाल थी उसमें तो छोटी बड़ी इलाकाई पार्टियों का बहुत किरदार रहा।
तमिलनाडु की छोटी पार्टियां हैं, करुणानिधि की पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, फिर हैदराबाद दक्कन आंध्र प्रदेश वाली पार्टी है, जय चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है, इसी तरह बंगाल की है, बिहार की है। क्या इन पार्टियों में भी आप वही सूरत हाल देखते हैं जो दो बड़ी पार्टियों में, या उनमें कुछ अच्छी पार्टियां हैं जो सिर्फ आम आदमी को साथ लेके चलती हैं? जब ये सूबाई पार्टियां आई थीं तो लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि चलो इन कांग्रेस वगैरह से छुट्टी मिलेगी, ये लोग आएंगे। पिछले 20 साल से सूबाई पार्टियां हैं और हर मायने में वही चीजें कर रही हैं जो कांग्रेस और बीजेपी। ये जो बड़े बड़े खानदानों का राज, आपने जितनी पार्टियां गिनाई, हर पार्टी में एक एक खानदान का राज है। बिल्कुल वही सरमाएदार बड़े बड़े लोग, एक एक खानदान काबिज हो गया है और बाप अपने बेटे को दे रहा है, बेटा अपने बेटे को दे रहा है। एक चीज। दूसरा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने में सारी पार्टियां कांग्रेस जैसी हैं, कांग्रेस से कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। और तीसरा, पॉलिसी के नाम पे आम आदमी के दुख तकलीफ, उसकी जो जरूरियात हैं, उसके बारे में ये सब पार्टियां उसी तरह से आंख मूंद के बैठी हैं। तो जाहिर है जहां कांग्रेस बीजेपी की मैं बात करता हूं, इन तीसरे मोर्चे वालों से भी कोई उम्मीद हमें नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वो सारे कांग्रेस या बीजेपी का ही सब्स्टिट्यूट हैं, उस लेवल से वो नहीं नीचे आते जो आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाए। बिल्कुल, इतने नाम आपको याद हो गए, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान में सबको याद नहीं होते इतने नाम यहाँ तो। बिल्कुल, ये सब नाम बहुत हैं, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो कैरेक्टर है, इनकी जो पॉलिसी है, वो आम आदमी से उतना ही दूर है। और इसलिए ये जो आम आदमी पार्टी है, ये इनमें से किसी के साथ समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाली पॉलिटिक्स हमारी है नहीं। छोटे हैं, वक्त लगेगा, तकलीफ होगी, दुनिया हम पे हंसेगी, कोई बात नहीं, लेकिन करनी आम आदमी की पॉलिटिक्स है। आम आदमी के जिंदगी के जो जरूरी सवाल हैं, एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, उसके बिजली सड़क पानी, ये सवाल हैं, इसकी पॉलिटिक्स करनी है। और उसके लिए हमें समझौता नहीं करना। ये थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये सब बनते रहते हैं हमारे मुल्क में, इनमें से किसी के साथ हमें नहीं जाना। जो आपने मैनिफेस्टो बताया कि आम आदमी की हालत बेहतर करनी है, आम आदमी को रोजगार देना है और आम आदमी को हेल्थ देनी है, इससे एक लगा कि आपकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो लिबरल मॉडरेट है। जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में, वो बेसिकली वो यही एजेंडा होता है। लेफ्ट की पार्टीज इंडिया में भी हैं, सीपीआई, सीपीएम, तो क्या वो भी अपने उस फिलोसॉफिकल एजेंडे से हटी हुई हैं, या महज वो चूंकि हुकूमत से बाहर हो गई तो आप उनकी जगह जो वैक्यूम हुआ वो फिल करना चाह रहे हैं? ये तो मैं नहीं कहूंगा कि लेफ्ट अपने फिलोसॉफिक एजेंडा से अलग हो गया है। मैं समझता हूं कि 20th सेंचुरी में लेफ्ट, मैं यूं कह दूं कि अगर लोगों ने लेफ्ट का एजेंडा एक्सेप्ट नहीं किया, उनको इलेक्शन में कामयाबी नहीं दी, तो फिर व्हाई यू आर सो होपफुल देन? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे जो लेफ्ट ने किया। लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स थी हिंदुस्तान के 2-3 कोनों में सिर्फ महदूद होकर रह गई है, और उनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो कहीं 20th सेंचुरी में फ्रोजन हो गई है। जो सोवियत यूनियन था, उसके कोलैप्स के पहले की जो दुनिया थी, वहाँ कहीं वो फ्रीज हो गए हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो लेफ्ट नहीं कर रहे, ना हम राइट कर रहे हैं। अगर आम आदमी की बात करना लेफ्ट है तो भाई बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर लेफ्ट है ना। लेकिन हम अपनी तरफ से ना अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, ना हम अपने आप को राइटिस्ट कहते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि भाई जो इस मुल्क का अंतिम इंसान है, जो सबसे आखिर में खड़ा है, जिसके पास इस वक्त भी आज़ादी के 65 साल 68 साल बाद भी जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनको खाने का पक्का नहीं, जिनको पीने का पानी ठीक मुहैया नहीं होता, जो स्कूल में बच्चे को भेज नहीं पाते, भेजते हैं तो वहाँ एजुकेशन नहीं मिलती, वो लोग हमारे लिए सबसे पहले हैं इस मुल्क में। अगर आप इसको लेफ्ट कहें तो ये लेफ्ट है, मगर ये जो ऑर्थोडॉक्सी है हम उसमें कुछ नहीं फंसना चाहते। हम
उनके बेहतरी के लिए जो तरीका सबसे अच्छा, अगर उनकी बेहतरी पब्लिक सेक्टर से होती है तो जरूर करेंगे। स्कूल कौन सा प्राइवेट सेक्टर खोलेगा, पब्लिक सेक्टर को आना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से होती हैं उसके लिए भी हम खोले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लाइसेंस, कोटा या लिबरलाइजेशन, इसमें किसी ऑर्थोडॉक्सी में हम फंसना नहीं चाहते। बस हमें एक चीज़ दिखाई देती है, आम आदमी, उस आम आदमी का दुख तकलीफ, आम औरत जिसकी हमने बात नहीं की, कितना महफूज अपने आप को महसूस नहीं करती आम औरत इस मुल्क में, उसके लिए कुछ करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए लेफ्ट के रास्ते से होगा वो कर लेंगे, राइट के रास्ते से होगा वो कर लेंगे। ये फरमाइए कि आज की दुनिया, कहा जाता है कि इज अ ग्लोबल विलेज, तो एक मुल्क आइसोलेशन में नहीं रहता, एक मुल्क तन्हा नहीं रहता। आपका एक बड़ा एम्बिशियस एजेंडा है अपनी आवाम के लिए, तो क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर मसाइल पर फोकस कर रही है या फिर इस रीजन के बारे में भी कुछ आपके ख्यालात हैं? ख्यालात जरूर हैं, हालांकि हमने अभी इसके ऊपर कुछ करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि छोटी सी पार्टी अभी तो दिल्ली मुश्किल से संभल रही है, बाकी हिंदुस्तान तक जाते जाते बहुत वो लगेगा। लेकिन हाँ, ख्यालात में सिर्फ एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। पहला, ये पीस, अमन। आम आदमी को अमन चाहिए, आम आदमी को जंग नहीं चाहिए। ये जंग सिर्फ जनरल लोगों को चाहिए होती है, बड़े कुछ जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं। आम आदमी अमन चाहता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ साउथ एशिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हिंदुस्तान बांग्लादेश में, इस सब में अमन हो। अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है और हम इस इलाके में सब तरफ देखते हैं। और मैं नहीं समझता हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के आम आदमी में कोई झगड़ा है। इसके जनरलों में झगड़ा रहता है, इसके सियासतदानों में झगड़ा रहता है, आम आदमियों का ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। जो छोटे मोटे झगड़े हैं खुल बैठ के समझा लेंगे, सुलझा लेंगे, लेकिन अमन हो, ये सबसे ज़रूरी है। अमन और डायलॉग आपकी पार्टी की प्रायोरिटी है खित्ते में और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में। जो मसाइल आपने भारत के आम आदमियों के बताए, वही मसाइल पाकिस्तान के आम आदमी के हैं। तो कोई ख़ास मैसेज जो आप देना चाहें पाकिस्तान की आवाम को, अपनी पार्टी के हवाले से, अपने फ़लसफ़े के हवाले से, अपने मैनिफेस्टो के हवाले से? एक तो पर्सनल मैसेज देना चाहता हूँ। पाकिस्तान गया था, इतनी मोहब्बत मिली मुझे, कोई मुझे पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। लाहौर की सड़कों पे, रावलपिंडी की सड़कों पे इतना प्यार मिला कि कोई मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की 50 बातें बताता रहे, मेरे मन में हमेशा उस प्यार की तस्वीर रहती है जो मुझे मिला, जो मोहब्बत वहाँ मिली। और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों में वो एक जो रूहानी रिश्ता है, वो कोई जंग उसको तोड़ नहीं सकती है। हिंदुस्तान के लोगों को कई बार ऐसी गलतफहमी रहती है कि वो पाकिस्तान को कुछ सिखा सकते हैं, डेमोक्रेसी वगैरह। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कुछ बेहतर बनी है और कम से कम ये इंतखाब 5 साल बाद हो जाएं ठीक ठाक, ये तरीका, इसका एक सिस्टम बन गया है जो अब पाकिस्तान में भी बन गया है। लेकिन दोनों चीज़ें हैं पाकिस्तान के बारे में कि ये जो आम आदमी है ये दोनों मुल्कों में पिस रहा है अलग अलग तरीके से। और जमहूरियत का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि 5 साल के अंदर कोई बड़ा आदमी आके आपके वोट बटोर के ले जाए। जमहूरियत का मतलब है मैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले ले सकें, और वो फैसले लेने के लिए हमें खुद आगे आना होगा। खुद ये जो सियासत है उसे हमें अपने हाथ में लेना होगा। या तो पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगी या फिर हम पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे। तो वक्त है पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का, और वो करने के लिए हमें इस बॉर्डर के दोनों तरफ सब लोगों का सुनना चाहिए। जब हमारे यहाँ बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे हिंदुस्तान में, जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते थे, जब बहुत बदलाव सोच रहे थे, तो ध्यान है मैं किसे सुनता था? मैं फैज़ को सुना करता था। ये लोग सिर्फ किसी एक मुल्क के लोग नहीं हैं, इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है, चाहे वो फैज़ हों, चाहे वो मंडेला हों, चाहे वो गांधी हों। ये लोग किसी एक मुल्क की विरासत नहीं है। इन्होंने इनके रास्ते पे चल के हम आम आदमी, आखिरी इंसान की बात यहाँ पहुँचा सकें, एक अमन बना सकें, वो जहाँ जमहूरियत में लोग वास्तव में ऊपर आ सकें, इसकी कोशिश करें। फैज़ का कोई शेर ही सुना दें हमारे लिए, जो आप फैज़ को सुनते रहे हैं। कोई एक शेर हो जाए फैज़ का। मुझे तो वो जो मैं बताता हूँ, शेर तो क्या बताऊँगा, वो जो हम देखेंगे जो जब तख्त उछाले जाएंगे, जब राज करेगी खल्के खुदा,
ये सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ख़ासतौर पे वो जो परफॉर्मेंस है जो लाहौर में हुई थी, जिसकी टेप है, आज भी मैं और मेरी वाइफ जब वो सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है जमहूरियत का अगर कोई एक पैगाम है, या फैज़ ने ही कहा था ये दाग दाग उजाला सब्ज़ीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसके लिए हमने सब कुछ किया था। तो मैं समझता हूँ कि उस मैसेज को हम याद रखें और उस रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ सकें। ये जरूर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। नाजरीन, भारत की आम आदमी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और उनके चीफ स्पोक्समैन योगेंद्र यादव साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आम आदमी अपने देश के, अपने मुल्क के आम आदमी की हालत बेहतर करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही मैसेज है कि या तो सियासत आपको अपने काबू में ले ले, या फिर आप सियासत में को अपने काबू में लेकर अपनी बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए, ये एक तरीका है जो बता रहे थे। यहाँ इस वक्त अपने मेज़बान शौकत पराचा को नई दिल्ली से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।